नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है न्यू प्रिंस एजुकेशन क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो जो हमारी थी सॉलिड स्टेट से रिलेटेड थी। वो जो पहला पार्ट था, पार्ट 1, उसमें हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। डेफिनेशंस कैसे थी, लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, बाद में हमने पढ़ा था बेसिस क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा था क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में। ये 3 चीज़ें हमने कवर की थी। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं उनको हम कितने टाइप के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। तो वो आपका 2 टाइप से क्लासिफिकेशन था। एक तो आपका कौन सा था, डायरेक्ट लैटिस थे, एक हमारे कौन से थे, रेसिप्रोकल लैटिस थे। ये 2 चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। बाद में हमने ये पढ़ा था कि जो डायरेक्ट लैटिस है उसको भी हम 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कौन सा था, प्रिमिटिव लैटिस, दूसरा कौन सा था हमारा, नॉन प्रिमिटिव लैटिस। उसके बाद में हमने ये देखा कि जो प्रिमिटिव लैटिस होता है इसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल लैटिस भी कहते हैं, और जो आगे जाके सिंपल यूनिट सेल को कंस्ट्रक्ट करता है। और उसकी यदि मैं क्यूब के लिए डायरेक्शन स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो आपकी कुछ इस तरीके से बनती है। ये आज हमें सारी चीज़ें देखनी है इस तरीके से। ये वाला सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, ये इसके 8 कॉर्नर्स के ऊपर होते हैं। और जो आपका नॉन प्रिमिटिव लैटिस था इसको हमने और आगे कई पार्ट के अंदर डिवाइड किया था। एक आपका कौन सा था, बॉडी सेंटर, एक आपका कौन सा था, फेस सेंटर, एक आपका कौन सा था, बेस सेंटर। ये हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो इन्हीं चीज़ों के आगे हम ये 3-4 डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। आज हम अगली जो डेफिनेशन होगी उसके अंदर बात करने वाले हैं। सबसे पहले जैसे ये आपकी पहली डेफिनेशन थी, ये दूसरी थी, ये आपकी तीसरी थी। तो साथ ही साथ हमने भी देखा था कि क्रिस्टल को हम 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो कौन सा है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो इसका एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको NaCl, KCl एक्सेट्रा। और दूसरे आपके कौन से थे, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, या जिन्हें हम क्या बोल देते हैं, एमोर्फस सॉलिड भी कहते हैं। इनका एग्जांपल हमने क्या देखा था, रबर एंड प्लास्टिक। तो ये इतनी चीज़ें हम पहले की वीडियो के अंदर देख चुके हैं। आज हमारी जो डेफिनेशन होगी वो 4 नंबर की डेफिनेशन है। यदि आपने ये पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर ज़रूर देख लें। 4 नंबर की जो डेफिनेशन है इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशनल वेक्टर इन क्रिस्टल। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका क्रिस्टल लैटिस होगा उसके अंदर हम एक फिक्स पॉइंट से किसी जो अलग अलग आपके एनोदर पॉइंट्स हैं वहाँ तक जाने के लिए या उनकी कंडीशन को या उनकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए जिस वेक्टर को यूज़ करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसलेशनल वेक्टर कहलाता है इन क्रिस्टल। तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ एनी लैटिस पॉइंट in crystal structure from a fixed point, we use a vector quantity or vector formula in the form of position of coordinate axis. Is called translational vector. इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे, कि मान लीजिए हम यदि 1 डायमेंशन की बात करें कि मेरे पास में ये किस टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ऐसे,
और ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है O, और इनके बीच की जो इंट्रामोलिक्यूलर डिस्टेंस है उसे मैं कह रहा हूँ A। इसे मैं A वेक्टर कह देता हूँ क्योंकि ये क्या है, एक्स एक्सिस डायरेक्शन के अंदर है, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं आई कैप। वो दोनों का एक ही तरीका है। तो मेरे को क्या करना है, इस मेरे स्टार पॉइंट से वहाँ तक जाना है। तो मैं इसका जो ट्रांसलेशनल वेक्टर होगा उसको कैसे डिफाइन करूँगा, तो ये टुकड़ा 1A, 2A, 3A और ये कौन सा है आपका 4A है। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, इसका जो ट्रांसलेशनल वेक्टर होगा, मान लो ये पॉइंट P है, तो P का जो ट्रांसलेशनल वेक्टर होगा उसे हम कैसे लिखेंगे 4A वेक्टर से। और ये A वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, या इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 4AI कैप से। इतनी बात आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। यदि मैं 2 डायमेंशन की बात करूँ तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बन सकती थी। ये मान लीजिए O पॉइंट ओरिजिन है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट और ये मेरा दूसरा पॉइंट। ये जो डिस्टेंस है ये सभी के बीच की B है, सॉरी A वेक्टर है, एक्स एक्सिस की तो हमें A लेनी है, ये वाली डिस्टेंस हम कह देते हैं हमारी B है। और इनके लिए यदि मेरे को ट्रांसलेशनल वेक्टर बनाना है तो हम क्या कह देंगे, जो एक्स एक्सिस के अंदर है वो तो कितने 1 2 3 गैप है, तो 3A वेक्टर, और इस डायरेक्शन के अंदर कितना गैप है B वेक्टर, तो ये इसका ट्रांसलेशनल वेक्टर बन जाता है। यदि हम इसी प्रकार से 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो वो हम कैसे बना सकते हैं, देख लीजिएगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसे हम कह देते हैं एक्स वाई एक्सिस, और इधर आ जाती है आपकी जेड एक्सिस। तो ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और ये मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एक ही पॉइंट है। तो इस डायरेक्शन के अंदर A वेक्टर काम में लेना है, इस डायरेक्शन के अंदर B वेक्टर काम में लेना है, इस डायरेक्शन में C वेक्टर काम में लेना है। इसमें जो यूनिट वेक्टर है Y कैप है, इसमें J कैप है, इसमें आपका K कैप है। तो हम इनको देखते हैं कैसे लिखेंगे। इसका जो ट्रांसलेशनल वेक्टर होगा उसे हम लिखेंगे T 1 2 3, तो 3A प्लस का 1 और 2 2B और 1 इधर है तो हम इसे क्या कह देंगे 1C। तो ये इसका ट्रांसलेशन वेक्टर बन जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब हमारी जो अगली डेफिनेशन होगी उसमें हम बात ये करेंगे कि इसकी कई और मेन इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस बाकी है, वो हमें अब देखनी है। तो उनको हम स्टार्ट करते हैं। और इसका जो जनरल फॉर्मूला यदि मैं लिखूं, ट्रांसलेशनल वेक्टर का जनरल फॉर्मूला ऑफ ट्रांसलेशनल वेक्टर T वेक्टर में बी डिफाइन एज फॉलोइंग। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, T वेक्टर इज इक्वल्स टू N1A N2B N3C, जहाँ where N1 N2 and N3 are integers and A, B and C represents position vector along x-axis, y-axis and z-axis रेस्पेक्टिवली। तो ये चीज़ें आपको सारी की सारी ध्यान में रखनी है। इसके बाद में यदि हम बढ़ें हमारी 5 नंबर डेफिनेशन की तरफ, तो वो आती है आपकी यूनिट सेल। बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि हमारी यूनिट सेल क्या होती है, ये हम देखने वाले हैं। तो इसको मैं मेरी भाषा में ये कहता हूँ कि ये भी किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, यूनिट सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एक ऐसा छोटे से छोटा पार्ट होता है
जिसे अलग अलग डायरेक्शन के अंदर रिपीट करने पर बड़े से बड़े क्रिस्टल को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल part of crystal structure that can be construct larger crystal by repetition of unit cell in different directions। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यदि एग्ज़ाम के अंदर ये पूछी जाती है डेफिनेशन, तो आपको इतनी तो कम से कम वहाँ पर लिख के आनी अनिवार्य है। और यूनिट सेल के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो सारी की सारी क्रिस्टल की प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें आप एक लाइन और ऐड कर देंगे कि ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट सेल सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो यूनिट सेल है वो आपकी कितने टाइप की हो सकती है। टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, तो ये आपकी दो टाइप की यूनिट सेल हो सकती है। नंबर 1 डायरेक्ट यूनिट सेल और रेसिप्रोकल यूनिट सेल। डायरेक्ट यूनिट सेल है, उसे हम दो पार्ट के अंदर वो डिवाइड करते हैं। कौन कौन से के अंदर, एक तो आपकी आती है प्रिमिटिव, एक आपकी आती है नॉन प्रिमिटिव। और जो आपकी प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है इसे हम क्या कहते हैं, ये आपकी कहलाती है सिंपल यूनिट सेल। और इसे हम क्या कह देते हैं, ये आपकी इसके अंदर अलग अलग टाइप और आते हैं। जैसे एक तो आपकी आती है बीसीसी, एक आपकी आती है एफसीसी, और एक इसके अंदर आती है बॉडी सेंटर, यदि इसे आप क्या कहते हैं बेस सेंटर, यदि आप इसे कह देते हैं तो, है ना। और यदि हम इनको और आगे डिवाइडेशन देखें कि जो आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल है, जैसे सिंपल यूनिट सेल है, तो इसके अंदर फिर आगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आएगा। और उसके बाद में फिर हमें ब्रेवे यूनिट सेल्स और पढ़ने कि जो ब्रेवे लेटिस होते हैं वो किस तरीके से 7 टाइप के हैं 3D के अंदर, और उनके जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो फिर 14 टाइप के होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इसी टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। अब यदि मैं आगे बात करूँ कि जो डायरेक्ट यूनिट सेल है और रेसिप्रोकल यूनिट सेल है, मैंने डायरेक्ट को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। एक तो प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसे आप सिंपल कहते हैं, और एक आपका कौन सा आ गया नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसे हम क्या कह देते हैं बीसीसी, एफसीसी या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल भी कह देते हैं। तो अब हमें यह देखना है कि एक नाम आता है प्रिमिटिव, एक आता है नॉन प्रिमिटिव। तो इनकी डेफिनेशन क्या क्या है वो अब हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है। तो 6 नंबर जो हमारी डेफिनेशन रहने वाली है वो ये रहेगी, प्रिमिटिव यूनिट सेल एग्जाम के अंदर कई बार आ चुका है। इसमें हम क्या लिखेंगे, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ यूनिट सेल दैट हैव ओनली द एटम्स ऑन द एजेस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज नोन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। जो आपकी सिंपल यूनिट सेल होती है जिनके किनारों के ऊपर एटम्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, जब भी मैं आपको डायग्राम बना के बताऊंगा, वो आपकी प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाती है। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इट इज द सिंपलेस्ट form of unit cell, so it is also known as
simple unit cell. For cubic structure, the unit cell which contain atom, molecule and ions only at the edges of unit cell is called primitive unit cell. क्यूब के लिए मैं आपको इसका एग्जांपल बना के बताता हूँ। देखिए इस तरीके से हमें केवल इसके किनारों के ऊपर क्या करना है, एटम को सब्स्टिट्यूट करना है इस तरीके से। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, जो आपकी सिंपल यूनिट सेल होती है, वो लूजली बाउंड यूनिट सेल भी कहलाती है। अब वो क्यों कहलाती है वो भी हम देखते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल also known as loosely bound unit cell. Why? Because its packing factor finds only 52%। अब एक हमें नई चीज़ मिलती है कि ये पैकिंग फैक्टर क्या होता है। ये मानने वाले जो सेक्शंस होंगे उनके अंदर देखने वाले हैं पैकिंग फैक्टर क्या होता है, ये प्रूफ भी करेंगे कि ये 52% कैसे आता है। तो अभी आप इतना ध्यान रखिए कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है यूनिट सेल का, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ यूनिट सेल, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिंपल यूनिट सेल। फॉर क्यूबिक स्ट्रक्चर कोई सी भी स्ट्रक्चर हो in the unit cell which contain atom, molecule or ions only at the edges of unit cell is called primitive unit cell. Primitive unit cell also known as loosely bound unit cell. Why? Because its packing factor finds only 52। अब पैकिंग फैक्टर 52% है, तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि इसके अंदर, तो इसका मैं लिख देता हूँ, दैट मीन्स द एरिया occupied by the atoms is only 52% of total space. In other words, we can say that 48% area vacant or empty. जो आपका पैकिंग फैक्टर होता है वो उसके बाउंडेशन के प्रोपोर्शनल होती है। यदि पैकिंग फैक्टर ज़्यादा होगा तो बाउंडेशन ज़्यादा होगा, बाउंडेशन ज़्यादा होगा तो उसका जो सॉलिड नेचर है वो भी क्या होगा स्टूडेंट, ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब जो बात है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की, मतलब बीसीसी की, एफसीसी की, बॉडी सेंटर्ड की, वो हम बात करेंगे आने वाले नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी और आप अपने दोस्तों के अंदर भी इसे शेयर कर रहे होंगे। कमेंट करके अपना जो वैल्यूएबल राय है वो हमें ज़रूर बताइएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।